रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात करने वाले हैं जो आपकी सफलता की राह को पक्का कर सकती है और एक बहुत बड़ी, बहुत कॉमन गलती से आपको बचा सकती है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्या ग्रुप डी की तैयारी में कोई ऐसी आम गलती है जो हजारों लाखों उम्मीदवारों को इस दौड़ से बाहर कर देती है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये मौका इतना बड़ा है क्यों। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि लाखों उम्मीदवार इस रेस में शामिल होते हैं, जिससे कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। अब जरा एग्जाम का स्ट्रक्चर देखिए। 100 सवाल हैं और टाइम है सिर्फ 90 मिनट। मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं है। और ऊपर से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब है कि हर गलत तुक्का आपको रेस में पीछे कर देगा। तो ये सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी का भी खेल है। पर असली खेल वो इन 100 सवालों का है ही नहीं। असली खेल तो उन 20 सवालों में छुपा है जो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का फर्क तय करते हैं। सच में यही 20 सवाल असली गेम चेंजर हैं। जरा इस पाई चार्ट को देखिए। रीजनिंग, मैथ और साइंस, ये तीनों मिलकर 80% हो जाते हैं और ज्यादातर लोग अपना पूरा का पूरा जोर यहीं लगा देते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी जीए सिर्फ 20% है। और पता है, सबसे बड़ी गलती यहीं होती है। यही छोटा सा हिस्सा आपकी रैंक डिसाइड करता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। यहीं पर आकर ज्यादातर तैयारी पटरी से उतर जाती है। यहीं पर लोग रास्ता भटक जाते हैं। और ये स्लाइड ये इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। देखिए, 2018-19 तक क्या होता था। लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट रट लेते थे और काम चल जाता था। लेकिन अब जब से टीसीएस पैटर्न आया है, जीए का मतलब ही बदल गया है। अब इसका मतलब है करंट अफेयर्स पर आधारित जीए। तो अगर कोई आज भी पुरानी स्ट्रैटेजी पर अटका है तो समझिए यही वो सबसे बड़ी गलती है जो सिलेक्शन रोक सकती है। तो ठीक है, अगर पुरानी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो फिर जीतने की नई स्ट्रैटेजी क्या है? जवाब बहुत सीधा सा है। एक ऐसा गेम प्लान जो पूरी तरह से नए सिलेबस के हिसाब से बनाया गया हो। जैसा कि आरडब्ल्यूए के अंकित भाटी सर हमेशा कहते हैं, अब केवल जो सिलेबस में लिखा है वहीं से क्वेश्चन पेपर बनेंगे। और यही इस नई स्ट्रैटेजी का गोल्डन रूल है। सिलेबस ही सब कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस असल में मांग क्या रहा है। ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, ध्यान से सुनिए। ये है करंट अफेयर्स पर जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या क्या आता है? साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी नया हो रहा है, स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स जैसे कि हमारा बजट हो गया, अवार्ड्स, मतलब हर वो चीज़ जो आज की तारीख में चल रही है। तो इसी नई स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखकर आरडब्ल्यूए ने एक सोल्यूशन तैयार किया है। नाम है विजय रथ बैच। और इसे खास तौर पर एग्जाम के इसी बदले हुए पैटर्न से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा, इस बैच का स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा वो समझिए। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और पहले 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। फिर जो सबसे जरूरी होता है, एग्जाम से ठीक पहले के 2 महीने, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए होंगे, ताकि तैयारी एकदम पक्की हो जाए। और हाँ, ये बैच एग्जाम होने तक वैलिड रहेगा। एक और बहुत खास बात, हम जानते हैं कि ज्यादा क्लास का मतलब अच्छी तैयारी नहीं होता। इसीलिए हमने दिन में 7-7 क्लास का बोझ नहीं डाला है, सिर्फ 4 फोकस्ड क्लास। मकसद ये है कि जो भी पढ़ें उसे अच्छे से समझें और रिवीजन के लिए भी भरपूर टाइम मिले। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि इस बैच में कौन कौन पढ़ाएगा, क्लास का टाइम टेबल क्या रहेगा और इससे जुड़ना कैसे है। इस बैच की सबसे बड़ी ताकत है इसकी टीम। ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने पिछली ग्रुप डी भर्ती में हजारों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाया है। तो आप बिल्कुल सही और भरोसेमंद हाथों में रहेंगे। 10 फरवरी से जो आपका रूटीन होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। सुबह की शुरुआत होगी सबसे जरूरी सब्जेक्ट जीए और करंट अफेयर्स से, ताकि एकदम फ्रेश माइंड से उसे पढ़ सकें। उसके बाद मैथ्स और फिर रीजनिंग की क्लास। और साइंस के लिए हमारे पास 3 अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को बिल्कुल गहराई से समझाएंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा कि इस बैच की कीमत क्या है। तो लॉन्चिंग ऑफर में डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत है सिर्फ 639 रुपये। एक बात ध्यान रखिएगा, इस कीमत के लिए आपको RRB20 कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा और ये ऑफर सिर्फ 10 से 12 फरवरी तक ही है। बैच खरीदने के लिए आपको RWA ऐप डाउनलोड करना है और वहां रेलवे एग्जाम्स कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। और आखिर में ये पूरा डिस्कशन एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है जिस पर हर एस्पिरेंट को सोचना चाहिए।
क्या जो तैयारी की स्ट्रैटेजी चल रही है वो एग्जाम की सच्चाई से मेल खाती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कीमती वक्त गलत दिशा में बर्बाद हो रहा है? कभी सोचा है कि ये जो प्रकृति है ये सब कुछ एक साथ मिलकर काम कैसे करता है, मतलब एक परफेक्ट मशीन की तरह? आज ना हम पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को किसी बोरिंग चैप्टर की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो है ऊर्जा की। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। जरा सोचिए, एक घना जंगल और पानी की एक नन्ही सी बूंद, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, है ना? पर जवाब है पारितंत्र, इकोसिस्टम। जी हां, यही वो अदृश्य धागा है जो इन सबको एक दूसरे से जोड़ता है, फिर चाहे कोई चीज पहाड़ जितनी बड़ी हो या राई के दाने जितनी छोटी। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले उस स्टेज को समझ लेते हैं जहां जीवन का ये पूरा ड्रामा होता है। आखिर ये पारितंत्र, ये इकोसिस्टम है क्या भला? देखिए, इसे 1935 में A.G. टैंसले ने नाम दिया था और इसका सीधा सा मतलब है एक टीम। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी टीम जहां लिविंग और नॉन लिविंग यानी जीवित और निर्जीव खिलाड़ी सब मिलकर काम करते हैं। ये सिर्फ कुछ पेड़ पौधों और जानवरों का झुंड नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा कमाल का नेटवर्क है जहां एक छोटी सी भी हरकत का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। अब हर पारितंत्र के ना दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दो मुख्य किरदार। एक तरफ है बायोटिक यानी सारी जिंदा चीजें, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और वो छोटे छोटे माइक्रोब्स जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। और दूसरी तरफ है एबायोटिक, मतलब बेजान पर उतनी ही जरूरी चीजें, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, हवा, मिट्टी। इनके बिना तो खेल ही नहीं हो सकता। और पता है, इन जिंदा किरदारों की भी अपनी अपनी टीम्स हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। ये हैं हमारे सिस्टम के शेफ, जो सूरज की रोशनी से सबके लिए खाना मतलब ऊर्जा बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। ये हैं कस्टमर्स, जो बने बनाए खाने को खाते हैं। और फिर आती है सबसे जरूरी टीम, डीकंपोजर्स यानी अपघटक। ये हैं प्रकृति के रिसाइकलर्स। इनका काम है सब कुछ साफ करना और कीमती न्यूट्रिएंट्स को वापस सिस्टम में लौटाना। तो ठीक है, हमारी कहानी का हीरो है एनर्जी यानी ऊर्जा। पर बड़ा सवाल ये है कि ये ऊर्जा, ये जीवन की चिंगारी आखिर सिस्टम में आती कहां से है? इसका सोर्स क्या है? इसका जवाब जुड़ा है प्रोडक्टिविटी से, उत्पादकता। इसे ऐसे समझिए कि ये वो मेन गेट है जहां से सारी एनर्जी सिस्टम में एंट्री मारती है। बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये इस बात का हिसाब है कि हमारे शेफ यानी पौधे कितनी तेजी से सूरज की रोशनी को खाने में यानी बायोमास में बदल रहे हैं। इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है, इसे कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या जीपीपी। आप इसे पौधे की ग्रॉस सैलरी समझ लीजिए, मतलब वो टोटल एनर्जी जो एक पौधे ने फोटोसिंथेसिस से बनाई, उसकी पूरी की पूरी कमाई। यही है हमारे सिस्टम का शुरुआती एनर्जी बजट। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे हमारी ग्रॉस सैलरी का सारा पैसा हमें नहीं मिलता, टैक्स कटता है ना? वैसे ही पौधे भी अपनी सारी बनाई हुई एनर्जी आगे नहीं दे सकते। उन्हें भी तो जिंदा रहना है, सांस लेना है, बढ़ना है, तो उस कमाई का कुछ हिस्सा वो अपने इन जरूरी कामों पर खर्च कर देते हैं। यह है उनका लाइफ टैक्स। तो जब हम उस ग्रॉस सैलरी यानी जीपीपी में से ये लाइफ टैक्स यानी रेस्पिरेशन का खर्चा निकाल देते हैं, तो जो बचता है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी। यही है पौधे की असली टेक होम सैलरी, और यही वो एनर्जी है जो अब बाकी के इकोसिस्टम के लिए अगली लेवल के लिए अवेलेबल है। ओके, तो एनर्जी बन चुकी है, टेक होम सैलरी भी आ गई। अब शुरू होती है असली दौड़। ये एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती कैसे है? ये ग्रेट चीज आखिर है क्या? देखिए, इस दौड़ के हर लेवल को, हर स्टेप को हम ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर कहते हैं। बिल्कुल बेस पर, लेवल T1 पर हैं हमारे प्रोड्यूसर्स यानी पेड़ पौधे। उनके ठीक ऊपर T2 पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब शाकाहारी जीव जो पौधों को खाते हैं। और फिर T3 पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी वो मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं। तो एनर्जी की ये सीढ़ी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो सवाल ये है कि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो कितनी जाती है? 100%? 50%? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब सिर्फ एक छोटा सा नंबर है, सिर्फ 10%। जी हां, यही है प्रकृति का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम, लिंडमैन्स 10% लॉ।
इसका मतलब ये हुआ कि हर अगले लेवल पर पूरी 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये या तो गर्मी बनकर उड़ जाती है या उस जीव के अपने कामों में, जैसे भागने दौड़ने सांस लेने में खर्च हो जाती है। सोचिए, ये है प्रकृति का सबसे बड़ा इनकम टैक्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पौधे के पास 1000 जूल एनर्जी है। अब एक हिरण उसे खाता है, तो हिरण को कितनी एनर्जी मिलेगी? सिर्फ 100 जूल। और अब जब कोई बाघ उस हिरण को खाता है, तो बाघ तक पहुंचेगी सिर्फ 10 जूल। सोचकर देखिए, 1000 से शुरू हुई कहानी 10 पर आकर सिमट गई। 990 जूल एनर्जी रास्ते में ही खत्म। और बस यही वो वजह है कि एनर्जी का फ्लो हमेशा एक वन वे स्ट्रीट होता है। ये सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जा सकती है, वापस कभी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पर इतनी ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती है कि वापसी के सफर के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, तो ये दौड़ भाग तो चलती रहती है, लेकिन जब किसी जीव का सफर खत्म होता है, जब वो मर जाता है, तो उसके शरीर में जो कीमती पोषक तत्व और एनर्जी बंद है, उसका क्या होता है? क्या वो सब वेस्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अरे यही तो कहानी के असली गुमनाम हीरो की एंट्री होती है, डीकंपोजर्स यानी अपघटक। ये प्रकृति की अदृश्य रिसाइकलिंग आर्मी है। बैक्टीरिया, फंगस, केंचुए, ये सब इनका काम है मरे हुए जीवों पर यानी डिट्राइटिस पर काम करना और उनमें बंद खजाने को वापस मिट्टी में मिला देना। ये मौत को वापस जिंदगी में बदल देते हैं। और ये जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ना, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसके 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले होता है फ्रैगमेंटेशन, मतलब केंचुए वगैरह उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर होता है लीचिंग, जहां पानी उसमें से घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स को बहाकर मिट्टी में नीचे ले जाता है। इसके बाद असली काम शुरू करते हैं बैक्टीरिया और फंगस, जिसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन, जिससे बनती है वो गहरी काली उपजाऊ मिट्टी जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। और सबसे आखिर में होता है मिनरलाइजेशन, जिसमें सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में छोड़ दिए जाते हैं ताकि नए पौधे उन्हें इस्तेमाल कर सकें। कमाल का साइकिल है। तो ये पूरा जो लेन देन है एनर्जी का, न्यूट्रिएंट्स का, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस पूरे सिस्टम की एक तस्वीर, एक स्नैपशॉट ले सकें? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो तरीका है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये पिरामिड बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला, पिरामिड ऑफ नंबर्स, जो अलग अलग लेवल पर जीवों की गिनती बताता है। दूसरा, पिरामिड ऑफ बायोमास, जो उनके कुल वजन, ड्राई वेट को मापता है। और तीसरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के फ्लो को दिखाता है। अब मजेदार बात यह है कि नंबर और बायोमास वाले पिरामिड कभी-कभी उल्टे भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड। जैसे एक बड़ा सा पेड़, गिनती में तो एक है, पर उस पर हजारों कीड़े मकोड़े रहते हैं। हो गया ना पिरामिड उल्टा। या फिर समुद्र में छोटी छोटी फाइटोप्लैंक्टन का वजन कम होता है, पर उन्हें खाने वाली बड़ी मछलियों का वजन ज्यादा होता है। लेकिन, और ये इस कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे है, ऊर्जा का पिरामिड, द पिरामिड ऑफ एनर्जी, कभी कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज अपराइट, सीधा। क्यों? क्योंकि वो 10% का नियम है ना, वो यूनिवर्सल है। एनर्जी हर लेवल पर घटेगी ही घटेगी। इसलिए पिरामिड का बेस यानी प्रोड्यूसर्स का लेवल हमेशा सबसे चौड़ा होगा। यह फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जिसे प्रकृति भी नहीं तोड़ सकती। तो इस पूरी कहानी के आखिर में एक सवाल बचता है। अगर न्यूट्रिएंट्स तो बार बार रिसाइकल हो रहे हैं, पर एनर्जी सिर्फ एक तरफ बहकर खत्म हो रही है, तो फिर हमारे इस प्लैनेट की बैटरी को लगातार चार्ज कौन कर रहा है? कौन है वो अल्टीमेट पावर सोर्स जो इस पूरे शो को चला रहा है? जवाब हम सब जानते हैं, सूरज। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब, एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल पेड़ तक, और हम इंसान भी, सब के सब एक ही तारे की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। चलिए आज प्रकृति के एक बहुत ही जबरदस्त इंजन यानी इकोसिस्टम की दुनिया में चलते हैं। हम आज यही समझेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी है, इसमें एनर्जी कहाँ से आती है, जरूरी न्यूट्रिएंट्स कैसे घूम फिर कर वापस आते हैं, और आखिर में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं कि आखिर एक इकोसिस्टम बनता कैसे है।
देखिए, अगर आसान भाषा में समझें तो ये प्रकृति की एक फंक्शनल यूनिट है। मतलब एक ऐसा डायनामिक सिस्टम जहां एनर्जी बहती है और न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते रहते हैं। असल में ये जैविक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स और उनके अजैविक यानी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के बीच होने वाले सभी इंटरैक्शंस का एक टोटल है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि इकोसिस्टम क्या है, तो चलिए इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। मतलब एक इकोसिस्टम की बनावट और उसके प्रकार क्या-क्या हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कैसे ये लिविंग यानी कि जैविक चीज़ों को उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से साफ-साफ अलग करता है। एक तरफ है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, पौधे, जानवर, और दूसरी तरफ है पानी, तापमान और धूप जैसी अजैविक चीज़ें। और ये देखिए, ये स्ट्रैटिफिकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें दिखाता है कि कैसे अलग-अलग स्पीशीज अलग-अलग वर्टिकल लेवल्स पर रहती हैं, बिल्कुल एक कुदरती गगनचुंबी इमारत की तरह। सोचिए, सबसे ऊपर ऊंचे पेड़, फिर बीच में झाड़ियां और सबसे नीचे जमीन पर जड़ी बूटियां और घास। तो अब यहाँ से शुरू होती है एनर्जी की असली कहानी। चलिए देखते हैं कि इस एनर्जी को सबसे पहले कैप्चर करके जिंदगी में कैसे बदला जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन। ये वो प्रोसेस है जिससे सूरज की रोशनी को खाने में बदला जाता है, और यही वो खाना है जो पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर एक जीव को एनर्जी देता है। ये पूरे इकोसिस्टम का फाउंडेशन है। और ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है NPP = GPP - R, ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो टोटल एनर्जी पौधों ने बनाई, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से जब हम वो एनर्जी निकाल दें जो उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल कर ली, मतलब रेस्पिरेशन, तो जो बचता है वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और यही एनर्जी अगले लेवल के लिए अवेलेबल होती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, प्रोड्यूसर्स के अपना हिस्सा इस्तेमाल कर लेने के बाद जो शाकाहारी जीव हैं, उनके खाने के लिए असल में बचता क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, तो ये एनर्जी के सफ़र का अगला पड़ाव है। इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर क्या होता है? कंज्यूमर्स अपने खाए हुए खाने से मिली एनर्जी को अपने खुद के बॉडी मास में बदलते हैं। जैसे खरगोश ने गाजर खाई तो उसका वजन बढ़ा, बस वही है ये। देखिए, एनर्जी तो एक ही दिशा में बहती है, वो वापस नहीं आती। लेकिन मैटर, उसे तो रिसाइकल होना ही पड़ता है। और यहीं पर आता है डीकंपोजिशन का बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस, जिसे अब हम समझने वाले हैं। तो ये जो रिसाइकलिंग है ना, ये कोई एक स्टेप का काम नहीं है, इसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहले होता है फ्रैगमेंटेशन, जहाँ केंचुए जैसे जीव मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर होती है लीचिंग, जहाँ पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में चले जाते हैं। इसके बाद आता है कैटाबॉलिज्म, जहाँ बैक्टीरिया और फंगस इस मैटर को पचाते हैं। और आखिर में बनता है ह्यूमस, जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। पर हाँ, ये डीकॉम्पोजिशन की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे ऑक्सीजन की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। मौसम का भी बड़ा हाथ है। गर्म और नमी वाली जगहों पर ये तेज़ी से होता है। और तो और मटीरियल की बनावट भी मायने रखती है। नाइट्रोजन वाली चीज़ें जल्दी डीकॉम्पोज होती हैं, जबकि लिग्निन और काइटिन जैसी मुश्किल चीज़ों में ज़्यादा वक्त लगता है। चलिए, अब वापस एनर्जी पर आते हैं। ये जो एनर्जी पौधों ने कैप्चर की थी, अब जरा ये पता लगाते हैं कि ये फूड चेन के जरिए एक जीव से दूसरे तक पहुंचती कैसे है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी नियम आता है, जिसे कहते हैं 10% रूल। इसका मतलब ये है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब एनर्जी जाती है, तो उसका सिर्फ 10% ही आगे पहुंचता है। तो एनर्जी फ्लो के लिए दो बड़े रास्ते हैं। एक है ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि जिंदा पौधों से शुरू होती है। ये ज़्यादातर पानी वाले इकोसिस्टम्स में मेन होती है। और दूसरी है डेट्रिटस फूड चेन, जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। ये ज़मीन वाले ज़्यादातर इकोसिस्टम्स में एनर्जी का मेन सोर्स है। अच्छा, तो इस पूरी बनावट और एनर्जी के खेल को हम एक तस्वीर की तरह कैसे देख सकते हैं? इसके लिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये पिरामिड असल में इकोसिस्टम में अलग-अलग लेवल पर मौजूद जीवों के बीच के रिश्ते को दिखाते हैं। ये रिश्ता उनकी संख्या, बायोमास या फिर एनर्जी के आधार पर हो सकता है। बेस में हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं। जैसे कि घास के मैदान का ये पिरामिड देखिए। ये बिल्कुल सीधा है।
सबसे नीचे बेस में घास की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर टिड्डे हैं जो घास से कम है, और सबसे ऊपर मेढक जिनकी संख्या और भी कम है। तो ज्यादातर मामलों में ये पिरामिड ऐसे ही सीधे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पिरामिड हमेशा ऐसे ही सीधे होते हैं? और इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, समुद्र या तालाब में बायोमास का पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़ूप्लवक का बायोमास, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, फाइटोप्लवक यानी प्रोड्यूसर्स के बायोमास से कहीं ज्यादा होता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हर स्टेप पर सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है, तो फिर बाकी की 90% का क्या होता है? वो कहाँ जाती है? खैर, इसका जवाब थर्मोडायनामिक्स के नियमों में छुपा है। एनर्जी के हर ट्रांसफर में एक बड़ा हिस्सा गर्मी यानी हीट के रूप में खो जाता है, और यही इकोसिस्टम का एक फंडामेंटल नियम है। कभी सोचा है कि आज से मान लीजिए सैकड़ों साल पहले लोग बीमारियों के बारे में क्या सोचते थे? एक ऐसा भी वक्त था जब डॉक्टर्स का मानना था कि किसी का मिजाज, मतलब उसका टेम्परामेंट, उसके शरीर में बहने वाले लिक्विड्स पर डिपेंड करता है। बड़ा अजीब लगता है ना सुन के? तो चलिए सेहत और बीमारी को समझने के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी सोच इन ह्यूमर से लेकर आज के पैथोजेंस तक कैसे पहुंची। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। स्वस्थ होने का, हेल्दी होने का आखिर असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ सर्दी खांसी ना होना ही काफी है, या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? और जैसा कि शायद हम सब अंदाजा लगा ही सकते हैं, इसका जवाब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है। आखिर उनकी नज़र में स्वास्थ्य की सही परिभाषा है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की परिभाषा ना काफ़ी गहरी है। वो कहते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों या कमजोरी का ना होना नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली और बिहेवियरली, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से पूरी तरह अच्छा महसूस करे। सोचिए जरा, ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये तो मन, समाज और हमारे व्यवहार, इन सबसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो हुई आज की बात, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं सोचते थे लोग। चलिए अब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं उस दौर में जब माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज ही नहीं थी और बीमारियों को समझने का तरीका आज से बिल्कुल अलग था। और ये कहानी है गुड ह्यूमर थ्योरी की। तो देखिए, पुराने जमाने में ग्रीस के हिपोक्रेट्स और यहां तक कि हमारे भारतीय आयुर्वेद में भी एक थ्योरी दी गई थी जिसे कहते हैं गुड ह्यूमर थ्योरी। माना यह जाता था कि हमारा शरीर ना कुछ खास तरह के लिक्विड्स या ह्यूमर्स से बना है, और जब तक इन लिक्विड्स में एक बैलेंस बना रहता है तब तक हम हेल्दी हैं। और उनका सबसे ज्यादा ध्यान एक खास ह्यूमर पर था, पित्त, जिसे हम बाइल भी कहते हैं। और यहीं पे ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। उनका मानना था कि अगर किसी के शरीर में ब्लैक बाइल यानी काला पित्त है तो वो बीमार है, उसे बुखार है। और वहीं अगर येलो बाइल यानी पीला पित्त है तो मतलब वो इंसान एकदम स्वस्थ है। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि इलाज का पूरा फोकस बस इसी लिक्विड के रंग और बैलेंस को ठीक करने पर था। पूरी की पूरी मेडिकल साइंस बस इसी एक आइडिया के आसपास घूम रही थी। हजारों सालों तक, जी हां, हजारों सालों तक दुनिया इसी ह्यूमर थियरी को सच मानती रही। फिर 17वीं सदी में एक इंग्लिश डॉक्टर आए जिन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने मेडिकल साइंस की पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। इनका नाम था विलियम हार्वे। साल था 1628। विलियम हार्वे ने एक्सपेरिमेंट्स करके यह साबित कर दिया कि हमारे शरीर में जो खून है ना, वो एक क्लोज्ड सिस्टम में घूमता रहता है और हमारा दिल उसे पंप करता है। ये थी ब्लड सर्कुलेशन की महान खोज, और बस इसी एक खोज ने गुड ह्यूमर थियरी की नींव ही हिला दी। हार्वे ने यह दिखाया कि बॉडी का टेम्परेचर खून के फ्लो से कंट्रोल होता है, ना कि किसी पित्त के काले या पीले होने से। यह एक बहुत बड़ी साइंटिफिक क्रांति थी। और इसी खोज से एक नया, एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया सामने आया। वो ये कि बीमारियां हमारे अंदर के लिक्विड्स के बिगड़ने से नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले छोटे छोटे दुश्मनों की वजह से होती हैं, जिन्हें हम आज रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। बस यहीं से मेडिकल साइंस हमेशा हमेशा के लिए बदल गया।
तो इस नई अंडरस्टैंडिंग के बाद साइंटिस्ट्स ने बीमारियों को एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करना यानी कि बांटना शुरू किया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम बीमारियों को किन मेन कैटेगरीज में रखते हैं। तो मोटे तौर पर हम बीमारियों को 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है कॉन्जेनिटल यानी जन्मजात बीमारियां। ये वो हैं जो किसी को जन्म से ही होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। और दूसरी है एक्वायर्ड यानी उपार्जित। ये वो बीमारियां हैं जो हमें जन्म के बाद होती हैं। अब ये जो एक्वायर्ड बीमारियां हैं ना, इनको भी हम आगे 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक होती है इन्फेक्शियस यानी संक्रामक बीमारियां। सीधी भाषा में कहें तो वो जो एक इंसान से दूसरे में फैल सकती हैं। और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस यानी असंक्रामक, जो फैलती नहीं हैं। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस बीमारियों की बात करें तो इसके कई जाने पहचाने उदाहरण हैं जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालते हैं, जैसे कि कैंसर, तरह तरह की एलर्जी, शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे किसी विटामिन की कमी हो जाना, और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो हमारे ऑर्गन्स के धीरे धीरे कमजोर होने से होती हैं। ठीक है, तो अब जरा अपना फोकस इन्फेक्शियस बीमारियों पर लाते हैं और खास तौर पर बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली कुछ आम बीमारियों के केस स्टडीज देखते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं हमारी पहली केस फाइल से, और वो है टाइफाइड। ये एक काफी आम लेकिन खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टाइफाइड का जो असली मुजरिम है वो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये हमारे शरीर में घुसता कैसे है? अक्सर गंदे खाने या पानी के जरिए, और अंदर पहुंचकर ये सीधा हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करता है। पर अच्छी बात यह है कि इसे कंफर्म करने के लिए एक खास ब्लड टेस्ट होता है जिसे विडाल टेस्ट कहते हैं। टाइफाइड की सबसे बड़ी पहचान है लगातार बना रहने वाला बहुत तेज बुखार। ये 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये इतना हाई टेम्परेचर है कि शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए अब खोलते हैं अपने अगली केस फाइल, और ये है निमोनिया। ये भी एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सीधा हमारे फेफड़ों पर असर डालता है। इसके पीछे का बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये फैलता कैसे है? अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान खांसता या छींकता है तो उसकी ड्रॉपलेट से ये फैल सकता है। ये बैक्टीरिया सीधा हमारे फेफड़ों के अंदर जो हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, उन पर हमला करता है। इससे उनमें लिक्विड भर जाता है और फिर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बैक्टीरिया की बात तो हो गई। अब जरा एक ऐसे वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं जो शायद हम सबको जिंदगी में कभी ना कभी तो हुआ ही है। जी हाँ, कॉमन कोल्ड यानी साधारण सर्दी जुकाम। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। निमोनिया और कॉमन कोल्ड ये दोनों एक चीज़ बिल्कुल नहीं है। निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारे फेफड़ों के अंदर काफ़ी गहराई में होता है। दूसरी तरफ जो कॉमन कोल्ड है वो एक वायरस से होता है, और ये सिर्फ हमारी नाक और गले तक ही रहता है, ये फेफड़ों तक नहीं पहुँचता। यही वजह है कि जुकाम तो 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन निमोनिया एक जानलेवा और सीरियस बीमारी हो सकती है। तो पुराने जमाने के ह्यूमर से लेकर आज के पैथोजेंस तक का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। पर एक बात सोचिए, ये समझना कि कोई बीमारी इन्फेक्शियस है या नहीं, या वो बैक्टीरिया से हुई है या वायरस से, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। यही वो जानकारी है जिससे डॉक्टर्स सही इलाज तय कर पाते हैं और सरकारें बड़ी बड़ी महामारियों को फैलने से रोकती हैं। तो अगली बार जब भी किसी बीमारी के बारे में सुने तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि वो इस पूरी कहानी में आखिर कहाँ फिट। कभी सोचा है कि एक मामूली सी लगने वाली सर्दी खांसी से लेकर कोई बड़ी बीमारी आखिर होती क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए बीमार होने की उस जानी पहचानी फीलिंग से शुरू करके उन छोटे छोटे हमलावरों की दुनिया तक का सफर करते हैं जो इन संक्रामक रोगों की असली जड़ हैं। ज्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो मतलब हम स्वस्थ हैं, है ना? पर क्या ये वाकई इतना आसान है? असल में सेहतमंद होने का मतलब इससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सेहत के बारे में क्या कहती है। WHO के हिसाब से हेल्थ एक तिपाई की तरह है जिसके 3 पैर हैं: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। अगर इन तीनों में से एक भी पैर थोड़ा सा भी डगमगाया, चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारा मन या हमारे रिश्ते,
तो ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और बस यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। अच्छा, तो अब जब सेहत का मतलब साफ हो गया है, तो चलिए बीमारियों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। बीमारियों को हम मोटे तौर पर 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, इस बेसिस पर कि वो हमारी जिंदगी में आती कब हैं। एक तरफ है जन्मजात बीमारियां, जो किसी को पैदाइश से ही मिलती हैं, और दूसरी तरफ है उपार्जित रोग, जो हमें अपनी जिंदगी के दौरान होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं दूसरी तरह की बीमारियों के बारे में। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन उपार्जित रोगों के अंदर भी एक बहुत बड़ा फर्क है, जो हमें सीधे आज के टॉपिक पर ले आता है। और यही है सबसे बड़ा फर्क। गैर संक्रामक रोग जैसे कैंसर एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलते, लेकिन संक्रामक रोग वो फैलते हैं। ये एक से दूसरे तक पहुंच सकते हैं और इसीलिए ये हम सब के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तो सवाल ये है कि इन बीमारियों को फैलाने वाले हैं कौन? चलिए मिलते हैं इन 4 सबसे बड़े अदृश्य मुजरिमों से। लिस्ट में सबसे पहले है वायरस यानी विषाणु। सोचिए, ये इतने छोटे समुद्री डाकू हैं जो हमारे ही जहाज मतलब हमारी कोशिकाओं पर कब्जा कर लेते हैं ताकि वो अपनी संख्या बढ़ा सकें। ये अक्सर हवा के जरिए फैलते हैं। और इतिहास की कुछ सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी बीमारियां, हाँ, वो इन्हीं की वजह से हुई हैं। HIV से होने वाला एड्स हो या फिर हाल ही में पूरी दुनिया को हिला देने वाला SARS-CoV-2 वायरस। और देखिए, एक वायरस का असर सिर्फ सेहत पर नहीं रुकता, इसका असर तो पूरे के पूरे समाज पर पड़ता है। UN की एक रिपोर्ट का अंदाजा है कि सिर्फ कोविड-19 की वजह से 2030 तक 20.7 करोड़ और लोग, सोचिए 20.7 करोड़ और लोग भयंकर गरीबी में चले जाएंगे। ये दिखाता है कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। अगले मुजरिम है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। अब देखिए, ये तो हर जगह है, हमारे आसपास, हमारे अंदर भी। ज्यादातर तो हमारे दोस्त हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं, और ये अक्सर गंदे खाने या पानी से फैलते हैं। इतिहास में जो बड़ी बड़ी महामारियां हुई हैं, जैसे कि प्लेग, जिसने तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था, या फिर आज के समय की TB और टाइफाइड जैसी बीमारियां, ये सब इन्हीं बैक्टीरिया की देन है। नंबर 3 पर आते हैं फंगस यानी कवक। इसमें यीस्ट और मोल्ड जैसी चीजें आती हैं और ये अक्सर हमारी स्किन को अपना निशाना बनाती हैं। दाद या एथलीट फुट का नाम तो सबने सुना ही होगा। ये वही आम लेकिन बहुत परेशान करने वाली दिक्कतें हैं जो फंगस की वजह से होती हैं। इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हमारी लिस्ट के आखिरी विलेन है प्रोटोजोआ। ये भी एक सेल वाले जीव हैं, पर ये परजीवी होते हैं, मतलब ये जिंदा रहने के लिए दूसरों पर, हम पर निर्भर करते हैं। ये मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं, जो सिर्फ एक मच्छर के काटने से फैल जाती है। सोचिए, बस एक मच्छर। और स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियां भी इन्हीं की वजह से होती हैं। तो ठीक है, हमने इन सारे दुश्मनों से मुलाकात तो कर ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल, हम इनसे अपना बचाव कैसे करते हैं? हम इनसे लड़ते कैसे हैं? देखिए, इनसे लड़ाई किसी एक अकेले की नहीं है। ये एक टीम एफर्ट है जिसके कई मोर्चे हैं। सबसे पहले तो लड़ाई शुरू होती है हमसे, हमारी अपनी साफ सफाई से। फिर ये फैलती है हमारे आसपास के माहौल तक कि हमारा खाना, हमारा पानी साफ हो। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं साइंस का सबसे बड़ा हथियार, वैक्सीनेशन। और आखिर में सबसे जरूरी, हम जानकारी और जागरूकता फैलाते हैं। तो इन सब तरीकों और रणनीतियों के बीच हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो हमारी सबसे मजबूत ढाल है? वो है ज्ञान। जी हाँ, सिर्फ जानकारी। ये समझना कि ये बीमारियां हैं क्या, ये फैलती कैसे हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। यही हमारा सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार है। क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान होता है तो हम सिर्फ खुद को नहीं बचाते, हम अपने पूरे समाज की ढाल बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर पाते तो, या ऐसी फसलें उगा पाते जिन्हें कीटनाशकों की जरूरत ही ना पड़े। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया है, और ये हमारी जिंदगी को अभी इसी वक्त बदल रही है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, ये अब सिर्फ क्या होगा अगर वाले सवाल नहीं रह गए हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक आज बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ढूंढ रहे हैं।
ये असल में जीवन के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी हमारे डीएनए को फिर से लिखने की ताकत है। तो चलिए अब इन सवालों से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। हम ये जानने जा रहे हैं कि वैज्ञानिक किस तरह जीवन के इस कोड को एडिट कर रहे हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या? अच्छा, सोचिए बियर बनाने या दही जमाने के बारे में। ये भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी ही है, लेकिन आज हम एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ जीवों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उनके डीएनए, उनके जेनेटिक ब्लूप्रिंट को ही बदल रहे हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ कमाल की चीजें कर सकें। लेकिन कोई डीएनए जैसी पेचीदा चीज को एडिट कैसे कर सकता है? खैर, इसके लिए एक खास मॉलिक्यूलर टूल किट की जरूरत पड़ती है। और मजे की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इन टूल्स का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने इन्हें कुदरत में ही खोजा और फिर अपने काम के लिए ढाल लिया। इस टूलकिट में जो पहला टूल है उसे हम मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची कह सकते हैं। ये एंजाइम्स कमाल के सटीक होते हैं। वो डीएनए के एक लंबे से धागे को स्कैन करके ठीक उसी जगह पर काट सकते हैं जहां हमें चाहिए। इससे हमें किसी एक जीन को बड़ी सफाई से अलग करने में मदद मिलती है। तो एक बार जब हमारी कैंची ने अपना काम कर दिया तो हमें मॉलिक्यूलर ग्लू यानी आणविक गोंद की जरूरत पड़ती है। डीएनए लाइगेज उस जीन को लेता है जिसे हमने काटा था और उसे एक नए डीएनए मॉलिक्यूल में मजबूती से चिपका देता है। मतलब काटना और फिर चिपकाना। ठीक है, तो हमारे पास एक जीन है जिसे हमने काट कर चिपका दिया है, लेकिन हम इसे एक नई कोशिका तक पहुंचाएंगे कैसे? यहीं पर वेक्टर्स या बायोलॉजिकल कुरियर काम आते हैं। ये छोटे छोटे डीएनए व्हीकल्स हमारे जेनेटिक पैकेज को उठाते हैं और उसे ठीक वहीं पहुंचाते हैं जहां उसकी जरूरत होती है। तो अब हमारे पास कैंची है, गोंद है और एक डिलीवरी सर्विस भी है। आइए देखते हैं कि ये सभी टूल्स एक साथ मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली 5 स्टेप वाली प्रक्रिया में कैसे काम करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार है। ये प्रक्रिया एक रेसिपी की तरह है। सबसे पहले आप अपनी सामग्री यानी मनचाहा जीन ढूंढते हैं, शायद किसी ऐसे पौधे से जो सूखा झेल सकता हो। फिर अपनी कैंची से उस जीन को काटते हैं और उसे अपने डिलीवरी व्हीकल में चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमें उस जीन की बहुत सारी कॉपियों की ज़रूरत होती है, तो पीसीआर नाम की प्रक्रिया से उसे लाखों बार कॉपी किया जाता है। फिर उस पैकेज को एक नए जीव में डाला जाता है और आखिर में वो नया जीव उस जीन को पढ़ना शुरू कर देता है और उसमें वो मनचाहा गुण आ जाता है, जैसे कि सूखा सहने की क्षमता। और देखिए, ये तकनीक सिर्फ कागज पर नहीं है, ये दशकों से दुनिया बदल रही है। जो चीज़ 1972 में लैब में एक प्रयोग के तौर पर शुरू हुई थी, वो सिर्फ 10 साल बाद डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जीवन बचाने वाला इंसुलिन बन गई और फिर 1990 तक ये जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने का एक जरिया भी बन गई। तो ये तकनीक लैब से बाहर निकलकर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डाल रही है? इसका असर बहुत बड़ा है, हमारे खेतों से लेकर हमारी दवा की दुकानों तक। तो मतलब ये है कि खेती में हमारे पास बीटी कॉटन जैसे पौधे हैं जो कीड़ों से अपनी रक्षा खुद करते हैं, और गोल्डन राइस है जो अंधापन रोकने में मदद कर सकता है। मेडिसिन में डायबिटीज़ के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर इंसुलिन बनाया गया है और जीन थेरेपी से जेनेटिक बीमारियों का इलाज शुरू हो चुका है। ये सब असल दुनिया के फायदे हैं। और ये सिर्फ पौधों और दवाइयों तक ही सीमित नहीं है, हमने ट्रांसजेनिक जानवर भी बनाए हैं। रोजी गाय इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है। उसे इस तरह से मॉडिफाई किया गया था कि वो ऐसा दूध दे जिसमें ह्यूमन प्रोटीन हो, जो उसे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा पौष्टिक बनाता है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त शक्ति के साथ कुछ बहुत ही गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कर सकते हैं, तो क्या इसका यह मतलब है कि हमें वो करना ही चाहिए? यहाँ 2 जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, बायोपेटेंट और बायोपायरेसी यानी जैविक चोरी। एक बायोपेटेंट नई खोज को बचाता है, आविष्कारक को उनके काम पर अधिकार देता है। लेकिन बायोपायरेसी तब होती है जब कोई कंपनी या देश किसी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान या जैविक संसाधनों का इस्तेमाल उनकी इजाज़त के बिना या उन्हें कोई फायदा दिए बिना करता है। बासमती चावल का मामला इसका एक सीधा साधा उदाहरण है। बासमती सदियों से भारत में उगाया जाता रहा है और इसकी अनगिनत किस्में हैं। जब एक अमेरिकी कंपनी ने एक खास किस्म के बासमती पर पेटेंट ले लिया, तो इस पर एक ग्लोबल बहस छिड़ गई कि आखिर नई खोज की सुरक्षा और किसी समुदाय के ज्ञान के शोषण के बीच की लाइन कहाँ है। और आखिर में यही वो सवाल है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा।
बायोटेक्नोलॉजी में बीमारियां ठीक करने, दुनिया का पेट भरने और हमारे ग्रह को बचाने की क्षमता है। लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ हो, हमें इन मुश्किल सवालों पर बात करते रहना होगा। सवाल वही है कि हम रेखा कहाँ। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख ही नहीं सकते, हवा में, पानी में, हर चीज पर। चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया के कुछ सबसे मजेदार, सबसे दिलचस्प निवासियों से मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, मतलब हर वो चीज जिसे हम छूते हैं, उस पर लाखों करोड़ों ऐसे जीव हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस छिपी हुई दुनिया में है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो इस कमाल की फील्ड को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नाम से ही सब साफ है ना? माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, और बायोलॉजी मतलब जीवन का विज्ञान। तो मतलब हम बात कर रहे हैं उन नन्हे नन्हे जीवों की जो सच पूछिए तो हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं, और ये केस है एक शेप शिफ्टर का। जी हाँ, एक ऐसा जीव जो अपना रूप, अपना आकार बदल सकता है, और इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? ये प्रकृति में मौजूद सबसे छोटी जीवित कोशिका है। जरा सोच कर देखिए कितना छोटा होगा ये। तो इसका राज क्या है? राज छिपा है इसकी बनावट में। देखिए, ज्यादातर कोशिकाओं के बाहर ना एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, पर माइकोप्लाज्मा के पास वो है ही नहीं। और बस इसी वजह से ही अपना आकार बदलता रहता है, और इसीलिए मजाक में इसे प्रकृति का जोकर भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी केस फाइल पर, और ये एक सच्ची बायोलॉजिकल पहेली है, एक लिविंग पैराडॉक्स। हम बात करने वाले हैं वायरस की। और यहाँ वो बड़ा सवाल आता है जिसने वैज्ञानिकों को भी सालों तक चक्कर में डाला है कि एक वायरस आखिर जिंदा है या मुर्दा। अच्छा, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि वायरस जिंदा और बेजान चीजों के बीच की एक कड़ी है, लेकिन साइंस का नजरिया थोड़ा अलग है। साइंटिफिकली स्पीकिंग इसे एक निर्जीव चीज माना जाता है ना? ये कमाल की बात। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इसे निर्जीव मानते क्यों हैं? भाई इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत वजह हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये अपने लिए प्रोटीन नहीं बना सकता, और प्रोटीन तो जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दूसरा, ये खुद ब खुद अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और तीसरा, इसके अंदर एनर्जी बनाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये तीनों ही चीजें किसी भी जीव के जिंदा होने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। तो फिर वायरस करता क्या है? इसका असली खेल है हाईजैकिंग का, बिल्कुल एक हाईजैकर की तरह। ये एक जिंदा सेल के अंदर घुसता है और फिर उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेता है, सिर्फ अपनी कॉपियां बनाने के लिए। जब तक ये किसी सेल के बाहर है, तब तक ये बस एक बेजान कण है और कुछ नहीं। अब बारी है हमारे आखिरी सुराग की। ये वो कड़ी है जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ देगी, और ये जुड़ा है जीवन के 2 सबसे बेसिक डिवीजन से। तो यहाँ एक सवाल है, जरा देखिए, इनमें से कौन एक प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है? इस एक सवाल का जवाब हमें जीवन के एक बहुत ही फंडामेंटल क्लासिफिकेशन तक ले जाएगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं: बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, और एल्गी यानी शैवाल। अब इनमें से 3 एक टीम में है और एक अलग है। जरा सोचिए कौन सा हो सकता है वो? इसका सही जवाब है एल्गी यानी शैवाल। और ये जवाब क्यों सही है? क्योंकि इसका राज छिपा है सेल्स के 2 अलग-अलग टाइप के बीच के एक बहुत बड़े अंतर में। देखिए, दुनिया की सारी लिविंग सेल्स को हम 2 बड़ी टीमों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स को समझिए एक छोटे, एक कमरे वाले घर की तरह, जहां सारा सामान एक ही जगह पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स एक बड़े बंगले की तरह हैं, जिसमें हर काम के लिए अलग-अलग कमरे हैं और एक कंट्रोल रूम भी है, जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। तो अब पूरी पहेली सुलझ गई है ना? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों ही उस सिंपल एक कमरे वाले घर यानी प्रोकैरियोट की टीम में हैं। और शैवाल
वो उस बड़े बंगले वाले यानी यूकैरियोटिक टीम का हिस्सा है जिसकी कोशिकाएं पौधों और जानवरों की तरह ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो ठीक है, हमने ये सब जान लिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, पर इन सब का मतलब क्या है? ये अदृश्य दुनिया आखिर हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती है? आखिर में बात बस इतनी सी है कि ये छोटे छोटे जीव जो शायद हमें बहुत मामूली लगे, असल में हमारे प्लैनेट के इंजन हैं। यही वो अदृश्य दुनिया है जो हमारी इस दिखने वाली दुनिया को चला रही है। तो अगली बार जब एक गहरी सांस अंदर लें तो ये जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसे हम महसूस कर रहे हैं। नमस्ते। हमारे चारों ओर, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया है, और ये दुनिया भरी हुई है बैक्टीरिया से। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले इन्हें पहचानना जरूरी है ना? और पहचान की शुरुआत होती है इनके शेप से, यानी इनके आकार से। तो चलिए आज बैक्टीरिया की इसी दुनिया में थोड़ा अंदर झांकते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अंगूर, एक सीधी सी रॉड और लिखने वाला कॉमा, इन तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? जरा सोचिए इस बारे में। इसका जवाब है, ये सब बैक्टीरिया के शेप्स हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया ये इतने छोटे जीव हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप तो चाहिए ही। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब बस एक कोशिका से बने हुए, और वही एक सेल इनकी पूरी दुनिया है। सारे काम वही करती है। तो फिर देर किस बात की? चलिए बैक्टीरिया के शेप्स की इस गैलरी में चलते हैं और देखते हैं कि ये कितने अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कोकाय। इन्हें याद रखना ना बहुत आसान है। कोकाय, ओ, और ये होते भी ओवल या गोल हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बेरीज जैसी दिखती हैं। अच्छा, एक और बात, ये कोकाय अकेले रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। जब ये दो के जोड़े में होते हैं तो इन्हें कहते हैं डिप्लोकोकाय। अगर ये एक के पीछे एक लगकर मोतियों की माला जैसी चेन बना लें तो वो हो गए स्ट्रेप्टोकोकाय। और हाँ, जब ये अंगूर के गुच्छे की तरह झुंड में दिखें तो वो हैं स्टेफिलोकोकाय। कभी कभी ये 4 के ग्रुप में भी दिख जाते हैं, जिन्हें हम टेट्राड कहते हैं। कोकाई के बाद अब बारी है बेसिलाई की। इन्हें पहचानना तो और भी आसान है। ये सीधे सीधे रॉड शेप के होते हैं, बस एक छड़ी की तरह, और कोकाई की तरह ही ये भी अलग अलग अरेंजमेंट में रहना पसंद करते हैं। जैसे जब ये एक चेन में होते हैं तो हम इन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं। लेकिन इनका जो सबसे यूनिक अरेंजमेंट है ना, वो है पैलिसेड्स। इसमें ये एक दूसरे के अगल बगल एक बाड़ की तरह लाइन में खड़े हो जाते हैं। और पता है, माइक्रोस्कोप में ये कभी कभी चाइनीज लेटर्स जैसे दिखते हैं। बड़ा मजेदार है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शेप्स और भी हैं, जैसे कि विब्रियो बैक्टीरिया जो बिल्कुल कॉमा की तरह मुड़े हुए होते हैं। हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया ऐसा ही दिखता है। और फिर हैं स्पाइरिला जो एक टाइट स्प्रिंग की तरह सर्पिल शेप के होते हैं। लेकिन देखिए, शेप तो बस एक बाहरी पहचान है। बैक्टीरिया को जो चीज असल में डिफाइन करती है वो है उसकी बाहरी दीवार, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और यकीन मानिए, यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इस सेल वॉल को ऐसे समझिए जैसे ये बैक्टीरिया का बॉडी आर्मर है, एक कवच। यही उसे बचाता है और उसका शेप बनाए रखता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर बैक्टीरिया का कवच एक जैसा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इन अलग अलग तरह के कवचों में हम फर्क कैसे पता करें? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन कह सकते हैं क्रांतिकारी टेस्ट में छिपा है। और वो टेस्ट है ग्रामस्टेन टेस्ट। ये माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया का एक कमाल का टूल है। ये टेस्ट क्या करता है? ये लगभग सारे बैक्टीरिया को सिर्फ 2 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट देता है। इसको करने का प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया पर एक गहरा बैंगनी रंग डाला जाता है जिसे क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। फिर आयोडीन डालकर उस रंग को फिक्स कर दिया जाता है। अब आता है सबसे अहम स्टेप, उसे अल्कोहल से धोया जाता है। और आखिर में एक गुलाबी या लाल रंग, जिसे सैफ्रोनिन कहते हैं, वो डाला जाता है। और बस यहीं पर सारा खेल होता है। जिन बैक्टीरिया का कवच यानी सेल वॉल मोटी होती है, वो अल्कोहल से धोने के बाद भी उस बैंगनी रंग को नहीं छोड़ते। वो बैंगनी ही रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जिनका कवच पतला होता है, उनका बैंगनी रंग अल्कोहल से धुल जाता है और वो बाद में डाले गए गुलाबी रंग को पकड़ लेते हैं। ये हैं ग्राम नेगेटिव। तो कुल मिलाकर 2 ही रिजल्ट आते हैं, या तो बैंगनी या गुलाबी। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कोई बैक्टीरिया बैंगनी रह जाता है और कोई गुलाबी हो जाता है? इसका पूरा राज उनके कवच मतलब सेल वॉल के स्ट्रक्चर, उसकी बनावट में छुपा है।
और देखिए, ये सिर्फ बैंगनी और गुलाबी रंग का खेल नहीं है, ये बैक्टीरिया के किंगडम का एक फंडामेंटल डिवीजन है, सबसे बड़ा बंटवारा। और ये जानना कि कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव, इससे ये तय होता है कि किसी इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जाएगा। ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो असली फर्क क्या है इन दोनों में? चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नाम की एक बहुत ही मोटी लेयर होती है। दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव में ये लेयर बहुत पतली होती है, लेकिन उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बाहरी झिल्ली होती है। और इसी बाहरी झिल्ली में एक टॉक्सिन, एक जहर छिपा होता है, जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं। इसी वजह से ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा जटिल होता है। और ये ग्राफ तो इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। जरा देखिए, ग्राम पॉजिटिव की दीवार 80 नैनोमीटर तक मोटी हो सकती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की दीवार सिर्फ 2 से 3 नैनोमीटर की है। सोचिए जरा, कितना बड़ा फर्क है। यही मोटी दीवार है जो उस बैंगनी रंग को कस के पकड़ लेती है और अल्कोहल को उसे धोने नहीं देती। अब वापस आते हैं उस एंडोटॉक्सिन पर। याद रखिए, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बाहरी दीवार में मिलता है। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया को मारती हैं, तो ये बैक्टीरिया मरते मरते इस जहर को रिलीज कर देते हैं। और इसी जहर की वजह से तेज बुखार और सेप्टिक शॉक जैसे सीरियस लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सारी जानकारी सिर्फ लैब में काम की नहीं है, इसका सीधा सीधा असर हमारी सेहत और मेडिकल ट्रीटमेंट पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कैसे। तो ये सब जानना मेडिकली इतना जरूरी क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ज्यादातर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के इसी कवच पर हमला करती हैं, और क्योंकि दोनों का कवच अलग है, तो दोनों के लिए दवाइयां भी अलग अलग होती हैं। दूसरी वजह, एंडोटॉक्सिन। इसकी वजह से ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन अक्सर ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, ग्राम स्टेन वो पहला और सबसे तेज टेस्ट है जो डॉक्टर्स को बताता है कि दुश्मन कौन है और सही इलाज क्या होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उसके कवच को समझना पहला कदम है। बैक्टीरिया की दुनिया में ये ज्ञान हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। पर सवाल ये है कि इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में अभी और कितने रहस्य छिपे हैं, जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। हमारे चारों ओर, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया है, और ये दुनिया भरी हुई है बैक्टीरिया से। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले इन्हें पहचानना जरूरी है ना? और पहचान की शुरुआत होती है इनके शेप से, यानी इनके आकार से। तो चलिए आज बैक्टीरिया की इसी दुनिया में थोड़ा अंदर झांकते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अंगूर, एक सीधी सी रॉड और लिखने वाला कॉमा, इन तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? जरा सोचिए इस बारे में। इसका जवाब है, ये सब बैक्टीरिया के शेप्स हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया ये इतने छोटे जीव हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप तो चाहिए ही। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब बस एक कोशिका से बने हुए, और वही एक सेल इनकी पूरी दुनिया है। सारे काम वही करती है। तो फिर देर किस बात की? चलिए बैक्टीरिया के शेप्स की इस गैलरी में चलते हैं और देखते हैं कि ये कितने अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कोकाई। इन्हें याद रखना ना बहुत आसान है। कोकाई, ओ, और ये होते भी ओवल या गोल हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बेरीज जैसी दिखती हैं। अच्छा, एक और बात, ये कोकाई अकेले रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। जब ये 2 के जोड़े में होते हैं तो इन्हें कहते हैं डिप्लोकोकाई। अगर ये एक के पीछे एक लगकर मोतियों की माला जैसी चेन बना लें तो वो हो गए स्ट्रेप्टोकोकाई। और हाँ, जब ये अंगूर के गुच्छे की तरह झुंड में दिखें तो वो हैं स्टेफिलोकोकाई। कभी कभी ये 4 के ग्रुप में भी दिख जाते हैं, जिन्हें हम टेट्राड कहते हैं। कोकाई के बाद अब बारी है बेसिलाई की। इन्हें पहचानना तो और भी आसान है। ये सीधे सीधे रॉड शेप के होते हैं, बस एक छड़ी की तरह, और कोकाई की तरह ही ये भी अलग अलग अरेंजमेंट में रहना पसंद करते हैं। जैसे जब ये एक चेन में होते हैं तो हम इन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं, लेकिन इनका जो सबसे यूनिक अरेंजमेंट है ना, वो है पैलिसेड्स। इसमें ये एक दूसरे के अगल बगल एक बाड़ की तरह लाइन में खड़े हो जाते हैं। और पता है, माइक्रोस्कोप में ये कभी कभी चाइनीज लेटर्स जैसे दिखते हैं। बड़ा मजेदार है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, शेप्स और भी हैं, जैसे कि विब्रियो बैक्टीरिया जो बिल्कुल कॉमा की तरह मुड़े हुए होते हैं। हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया ऐसा ही दिखता है। और फिर हैं स्पाइरिला जो एक टाइट स्प्रिंग की तरह सर्पिल शेप के होते हैं। लेकिन देखिए, शेप तो बस एक बाहरी पहचान है। बैक्टीरिया को जो चीज असल में डिफाइन करती है वो है उसकी बाहरी दीवार, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और यकीन मानिए,
यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इस सेल वॉल को ऐसे समझिए जैसे ये बैक्टीरिया का बॉडी आर्मर है, एक कवच। यही उसे बचाता है और उसका शेप बनाए रखता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर बैक्टीरिया का कवच एक जैसा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इन अलग अलग तरह के कवचों में हम फर्क कैसे पता करें? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन कह सकते हैं क्रांतिकारी टेस्ट में छिपा है। और वो टेस्ट है ग्रामस्टेन टेस्ट। ये माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया का एक कमाल का टूल है। ये टेस्ट क्या करता है? ये लगभग सारे बैक्टीरिया को सिर्फ 2 बड़े-बड़े ग्रुप्स में बांट देता है। इसको करने का प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया पर एक गहरा बैंगनी रंग डाला जाता है जिसे क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। फिर आयोडीन डालकर उस रंग को फिक्स कर दिया जाता है। अब आता है सबसे अहम स्टेप, उसे अल्कोहल से धोया जाता है और आखिर में एक गुलाबी या लाल रंग, जिसे सैफ्रोनिन कहते हैं, वो डाला जाता है। और बस यहीं पर सारा खेल होता है। जिन बैक्टीरिया का कवच यानी सेल वॉल मोटी होती है, वो अल्कोहल से धोने के बाद भी उस बैंगनी रंग को नहीं छोड़ते, वो बैंगनी ही रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जिनका कवच पतला होता है, उनका बैंगनी रंग अल्कोहल से धुल जाता है और वो बाद में डाले गए गुलाबी रंग को पकड़ लेते हैं। ये हैं ग्राम नेगेटिव। तो कुल मिलाकर 2 ही रिजल्ट आते हैं, या तो बैंगनी या गुलाबी। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कोई बैक्टीरिया बैंगनी रह जाता है और कोई गुलाबी हो जाता है? इसका पूरा राज उनके कवच मतलब सेल वॉल के स्ट्रक्चर, उसकी बनावट में छुपा है। और देखिए, ये सिर्फ बैंगनी और गुलाबी रंग का खेल नहीं है, ये बैक्टीरिया के किंगडम का एक फंडामेंटल डिवीजन है, सबसे बड़ा बंटवारा। और ये जानना कि कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव, इससे ये तय होता है कि किसी इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जाएगा। ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो असली फर्क क्या है इन दोनों में? चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नाम की एक बहुत ही मोटी लेयर होती है। दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव में ये लेयर बहुत पतली होती है, लेकिन उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बाहरी झिल्ली होती है। और इसी बाहरी झिल्ली में एक टॉक्सिन, एक जहर छिपा होता है, जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं। इसी वजह से ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा जटिल होता है। और ये ग्राफ तो इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। जरा देखिए, ग्राम पॉजिटिव की दीवार 80 नैनोमीटर तक मोटी हो सकती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की दीवार सिर्फ 2 से 3 नैनोमीटर की है। सोचिए जरा, कितना बड़ा फर्क है। यही मोटी दीवार है जो उस बैंगनी रंग को कस के पकड़ लेती है और अल्कोहल को उसे धोने नहीं देती। अब वापस आते हैं उस एंडोटॉक्सिन पर। याद रखिए, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बाहरी दीवार में मिलता है। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया को मारती हैं, तो ये बैक्टीरिया मरते मरते इस जहर को रिलीज कर देते हैं। और इसी जहर की वजह से तेज बुखार और सेप्टिक शॉक जैसे सीरियस लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सारी जानकारी सिर्फ लैब में काम की नहीं है, इसका सीधा सीधा असर हमारी सेहत और मेडिकल ट्रीटमेंट पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कैसे। तो ये सब जानना मेडिकली इतना जरूरी क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ज्यादातर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के इसी कवच पर हमला करती हैं, और क्योंकि दोनों का कवच अलग है, तो दोनों के लिए दवाइयां भी अलग अलग होती हैं। दूसरी वजह, एंडोटॉक्सिन। इसकी वजह से ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन अक्सर ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, ग्राम स्टेन वो पहला और सबसे तेज टेस्ट है जो डॉक्टर्स को बताता है कि दुश्मन कौन है और सही इलाज क्या होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उसके कवच को समझना पहला कदम है। बैक्टीरिया की दुनिया में ये ज्ञान हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। पर सवाल ये है कि इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में अभी और कितने रहस्य छिपे हैं, जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख ही नहीं सकते, हवा में, पानी में, हर चीज पर। चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया के कुछ सबसे मजेदार, सबसे दिलचस्प निवासियों से मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, मतलब हर वो चीज जिसे हम छूते हैं, उस पर लाखों करोड़ों ऐसे जीव हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस छिपी हुई दुनिया में है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो इस कमाल की फील्ड को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नाम से ही सब साफ है ना? माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, और बायोलॉजी मतलब जीवन का विज्ञान। तो मतलब हम बात कर रहे हैं उन नन्हे नन्हे जीवों की जो सच पूछिए तो हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं
और ये केस है एक शेप शिफ्टर का। जी हाँ, एक ऐसा जीव जो अपना रूप, अपना आकार बदल सकता है, और इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? ये प्रकृति में मौजूद सबसे छोटी जीवित कोशिका है। जरा सोच कर देखिए कितना छोटा होगा ये। तो इसका राज क्या है? राज छिपा है इसकी बनावट में। देखिए, ज्यादातर कोशिकाओं के बाहर ना एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, पर माइकोप्लाज्मा के पास वो है ही नहीं, और बस इसी वजह से ये अपना आकार बदलता रहता है, और इसीलिए मजाक में इसे प्रकृति का जोकर भी कहा जाता है। चलिए, अब आते हैं अपनी दूसरी केस फाइल पर, और ये एक सच्ची बायोलॉजिकल पहेली है, एक लिविंग पैराडॉक्स। हम बात करने वाले हैं वायरस की। और यहाँ वो बड़ा सवाल आता है जिसने वैज्ञानिकों को भी सालों तक चक्कर में डाला है कि एक वायरस आखिर जिंदा है या मुर्दा। अच्छा, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि वायरस जिंदा और बेजान चीजों के बीच की एक कड़ी है, लेकिन साइंस का नजरिया थोड़ा अलग है। साइंटिफिकली स्पीकिंग इसे एक निर्जीव चीज माना जाता है ना ये कमाल की बात? तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इसे निर्जीव मानते क्यों हैं? भाई, इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत वजह हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये अपने लिए प्रोटीन नहीं बना सकता, और प्रोटीन तो जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दूसरा, ये खुद ब खुद अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और तीसरा, इसके अंदर एनर्जी बनाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये तीनों ही चीजें किसी भी जीव के जिंदा होने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। तो फिर वायरस करता क्या है? इसका असली खेल है हाईजैकिंग का, बिल्कुल एक हाईजैकर की तरह। ये एक जिंदा सेल के अंदर घुसता है और फिर उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेता है, सिर्फ अपनी कॉपियां बनाने के लिए। जब तक ये किसी सेल के बाहर है, तब तक ये बस एक बेजान कण है और कुछ नहीं। अब बारी है हमारे आखिरी सुराग की। ये वो कड़ी है जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ देगी, और ये जुड़ा है जीवन के 2 सबसे बेसिक डिवीजन से। तो यहाँ एक सवाल है, जरा देखिए, इनमें से कौन एक प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है? इस एक सवाल का जवाब हमें जीवन के एक बहुत ही फंडामेंटल क्लासिफिकेशन तक ले जाएगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं: बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, और एल्गी यानी शैवाल। अब इनमें से 3 एक टीम में है और एक अलग है। जरा सोचिए कौन सा हो सकता है वो? इसका सही जवाब है एल्गी यानी शैवाल। और ये जवाब क्यों सही है? क्योंकि इसका राज छिपा है सेल्स के 2 अलग-अलग टाइप के बीच के एक बहुत बड़े अंतर में। देखिए, दुनिया की सारी लिविंग सेल्स को हम 2 बड़ी टीमों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स को समझिए एक कमरे वाले घर की तरह, जहां सारा सामान एक ही जगह पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स एक बड़े बंगले की तरह हैं, जिसमें हर काम के लिए अलग-अलग कमरे हैं और एक कंट्रोल रूम भी है, जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। तो अब पूरी पहेली सुलझ गई है ना? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों ही उस सिंपल एक कमरे वाले घर यानी प्रोकैरियोट की टीम में हैं। और शैवाल, वो उस बड़े बंगले वाले यानी यूकैरियोटिक टीम का हिस्सा है, जिसकी कोशिकाएं पौधों और जानवरों की तरह ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो ठीक है, हमने ये सब जान लिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, पर इन सब का मतलब क्या है? ये अदृश्य दुनिया आखिर हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती है? आखिर में बात बस इतनी सी है कि ये छोटे छोटे जीव जो शायद हमें बहुत मामूली लगे, असल में हमारे प्लैनेट के इंजन हैं। यही वो अदृश्य दुनिया है जो हमारी इस दिखने वाली दुनिया को चला रही है। तो अगली बार जब एक गहरी सांस अंदर लें, तो ये जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसे हम महसूस कर। जरा सोचिए, अगर हम बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर पाते तो, या ऐसी फसलें उगा पाते जिन्हें कीटनाशकों की जरूरत ही ना पड़े। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया है, और ये हमारी जिंदगी को अभी इसी वक्त बदल रही है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, ये अब सिर्फ क्या होगा अगर वाले सवाल नहीं रह गए हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक आज बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ढूंढ रहे हैं।
ये असल में जीवन के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी हमारे डीएनए को फिर से लिखने की ताकत है। तो चलिए अब इन सवालों से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। हम ये जानने जा रहे हैं कि वैज्ञानिक किस तरह जीवन के इस कोड को एडिट कर रहे हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या? अच्छा, सोचिए बियर बनाने या दही जमाने के बारे में। ये भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी ही है, लेकिन आज हम एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ जीवों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उनके डीएनए, उनके जेनेटिक ब्लूप्रिंट को ही बदल रहे हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ कमाल की चीजें कर सकें। लेकिन कोई डीएनए जैसी पेचीदा चीज को एडिट कैसे कर सकता है? खैर, इसके लिए एक खास मॉलिक्यूलर टूल किट की जरूरत पड़ती है। और मजे की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इन टूल्स का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने इन्हें कुदरत में ही खोजा और फिर अपने काम के लिए ढाल लिया। इस टूलकिट में जो पहला टूल है उसे हम मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची कह सकते हैं। ये एंजाइम्स कमाल के सटीक होते हैं। वो डीएनए के एक लंबे से धागे को स्कैन करके ठीक उसी जगह पर काट सकते हैं जहां हमें चाहिए। इससे हमें किसी एक जीन को बड़ी सफाई से अलग करने में मदद मिलती है। तो एक बार जब हमारी कैंची ने अपना काम कर दिया तो हमें मॉलिक्यूलर ग्लू यानी आणविक गोंद की जरूरत पड़ती है। डीएनए लाइगेज उस जीन को लेता है जिसे हमने काटा था और उसे एक नए डीएनए मॉलिक्यूल में मजबूती से चिपका देता है। मतलब काटना और फिर चिपकाना। ठीक है, तो हमारे पास एक जीन है जिसे हमने काट कर चिपका दिया है, लेकिन हम इसे एक नई कोशिका तक पहुंचाएंगे कैसे? यहीं पर वेक्टर्स या बायोलॉजिकल कुरियर काम आते हैं। ये छोटे छोटे डीएनए व्हीकल्स हमारे जेनेटिक पैकेज को उठाते हैं और उसे ठीक वहीं पहुंचाते हैं जहां उसकी जरूरत होती है। तो अब हमारे पास कैंची है, गोंद है और एक डिलीवरी सर्विस भी है। आइए देखते हैं कि ये सभी टूल्स एक साथ मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली 5 स्टेप वाली प्रक्रिया में कैसे काम करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार है। ये प्रक्रिया एक रेसिपी की तरह है। सबसे पहले आप अपनी सामग्री यानी मनचाहा जीन ढूंढते हैं, शायद किसी ऐसे पौधे से जो सूखा झेल सकता हो। फिर अपनी कैंची से उस जीन को काटते हैं और उसे अपने डिलीवरी व्हीकल में चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमें उस जीन की बहुत सारी कॉपियों की ज़रूरत होती है, तो पीसीआर नाम की प्रक्रिया से उसे लाखों बार कॉपी किया जाता है। फिर उस पैकेज को एक नए जीव में डाला जाता है और आखिर में वो नया जीव उस जीन को पढ़ना शुरू कर देता है और उसमें वो मनचाहा गुण आ जाता है, जैसे कि सूखा सहने की क्षमता। और देखिए, ये तकनीक सिर्फ कागज पर नहीं है, ये दशकों से दुनिया बदल रही है। जो चीज़ 1972 में लैब में एक प्रयोग के तौर पर शुरू हुई थी, वो सिर्फ 10 साल बाद डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जीवन बचाने वाला इंसुलिन बन गई और फिर 1990 तक ये जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने का एक जरिया भी बन गई। तो ये तकनीक लैब से बाहर निकलकर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डाल रही है? इसका असर बहुत बड़ा है, हमारे खेतों से लेकर हमारी दवा की दुकानों तक। तो मतलब ये है कि खेती में हमारे पास बीटी कॉटन जैसे पौधे हैं जो कीड़ों से अपनी रक्षा खुद करते हैं, और गोल्डन राइस है जो अंधापन रोकने में मदद कर सकता है। मेडिसिन में डायबिटीज़ के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर इंसुलिन बनाया गया है और जीन थेरेपी से जेनेटिक बीमारियों का इलाज शुरू हो चुका है। ये सब असल दुनिया के फायदे हैं। और ये सिर्फ पौधों और दवाइयों तक ही सीमित नहीं है, हमने ट्रांसजेनिक जानवर भी बनाए हैं। रोजी गाय इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है। उसे इस तरह से मॉडिफाई किया गया था कि वो ऐसा दूध दे जिसमें ह्यूमन प्रोटीन हो, जो उसे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा पौष्टिक बनाता है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त शक्ति के साथ कुछ बहुत ही गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कर सकते हैं, तो क्या इसका यह मतलब है कि हमें वो करना ही चाहिए? यहाँ 2 जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, बायोपेटेंट और बायोपायरेसी यानी जैविक चोरी। एक बायोपेटेंट नई खोज को बचाता है, आविष्कारक को उनके काम पर अधिकार देता है। लेकिन बायोपायरेसी तब होती है जब कोई कंपनी या देश किसी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान या जैविक संसाधनों का इस्तेमाल उनकी इजाज़त के बिना या उन्हें कोई फायदा दिए बिना करता है। बासमती चावल का मामला इसका एक सीधा साधा उदाहरण है। बासमती सदियों से भारत में उगाया जाता रहा है और इसकी अनगिनत किस्में हैं। जब एक अमेरिकी कंपनी ने एक खास किस्म के बासमती पर पेटेंट ले लिया, तो इस पर एक ग्लोबल बहस छिड़ गई कि आखिर नई खोज की सुरक्षा और किसी समुदाय के ज्ञान के शोषण के बीच की लाइन कहाँ है? और आखिर में यही वो सवाल है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा।
बायोटेक्नोलॉजी में बीमारियां ठीक करने, दुनिया का पेट भरने और हमारे ग्रह को बचाने की क्षमता है। लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ हो, हमें इन मुश्किल सवालों पर बात करते रहना होगा। सवाल वही है कि हम रेखा कहाँ खींचते हैं।